नमस्कार। आज हम करेंगे बीए पार्ट सेकंड ईयर के प्रश्न पत्र फर्स्ट में ब्रिटिश संविधान में मंत्रिमंडल का महत्व और उसकी विशेषताओं का अध्ययन। इंग्लैंड में शासन की प्रणाली संसदीय है, इसलिए वहाँ कार्यपालिका द्वैध है। औपचारिक कार्यपालिका वहाँ राजा अथवा रानी है और वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। वहाँ की शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल का स्थान बड़े महत्व का है। मंत्रिमंडल का आशय उस राजनीतिक समिति से है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है। लोक सदन में बहुमत दल के नेता को सम्राट या राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री पद प्रदान किया जाता है और प्रधानमंत्री सिद्धांततः संसद सदस्यों में और व्यवहार में सामान्यतः अपने ही राजनीतिक दल के संसद सदस्यों में से अपने सहयोगियों का चुनाव करता है। चुने हुए व्यक्तियों की समिति को ही मंत्रिमंडल कहा जाता है। सिडनी लॉ के अनुसार मंत्रिमंडल का आशय उस उत्तरदायी कार्यपालिका से है जो राष्ट्रीय कार्यों के सामान्य प्रशासन को पूर्णतः नियंत्रित करती है, किंतु शक्ति का प्रयोग लोकसभा के कठोर निरीक्षण में किया जाता है, जिसके प्रति वह अपने समस्या और अपने समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल संपूर्ण शासन व्यवस्था का हृदय एवं महत्वपूर्ण केंद्र है। वह वास्तविक कार्यपालिका है, जिसका तात्पर्य यह है कि राजमुकुट की ये शक्तियां जिनका औपचारिक उपभोग राजा करता है, वास्तव में मंत्रिमंडल द्वारा उपयोग की जाती हैं। मंत्रिमंडल उन शक्तियों का उपयोग जनता के प्रतिनिधि के रूप में करता है और इस प्रकार शासन की संपूर्ण व्यवस्था को लोकतंत्रात्मक आधार प्रदान करता है। यही कारण है कि लावेल ने उसके महत्व का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि वह राजनीतिक भवन की आधारशिला है। मंत्रिमंडल का महत्व इसलिए भी है कि उसके माध्यम से राजनीतिक प्रभु व कानूनी प्रभु के बीच सामंजस्य हो जाता है। इंग्लैंड में राजनीतिक प्रभुता वहां की जनता में निहित है। उसकी मूर्त अभिव्यक्ति जनता द्वारा निर्वाचित लोक सदन द्वारा होती है। कानूनी प्रभुता राजा में निहित होती है। अतः मंत्रिमंडल दोनों को जोड़ने वाली कड़ी का कार्य करता है। एक और वह जनता की प्रतिनिधि समिति है, क्योंकि उसमें संसद के सदस्य होते हैं जो जनता की प्रतिनिधि संस्था है। दूसरी ओर वह शासन के कार्य में राजा को परामर्श देने वाली समिति है। इस प्रकार मंत्रिमंडल की स्थिति ऐसी है कि वह राजा को दिए जाने वाले अपने परामर्श में लोक इच्छा का समावेश कर सकती है और ऐसा करके कानूनी प्रभु के आदेशों व राजनीतिक प्रभु की आकांक्षाओं में सामंजस्य ला सकती है। नेक्स्ट हम करते हैं मंत्रिमंडल की विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। जरा फर्स्ट है सामूहिक उत्तरदायित्व। यह ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की केंद्रीय विशेषता है। यह उसकी कार्यविधि का आधार है। लॉर्ड मौले ने कहा है कि मंत्रिमंडल का प्रथम चिन्ह संयुक्त एवं अविभाज्य उत्तरदायित्व है। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है टीम भावना, पारस्परिक सहयोग, पारस्परिक विश्वास और सामान्य मोर्चे की भावना। मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य अपने उत्तरदायित्व से इसलिए नहीं बच सकता कि निर्णय लेते समय उससे राय नहीं ली गई अथवा निर्णय उसकी अनुपस्थिति में लिए गए। मंत्रिमंडल अपनी नीतियों, कार्यों, योजनाओं और प्रशासन संचालन के लिए संसद के प्रति और संसद के माध्यम से निर्वाचन मंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल को संसद के समक्ष अपनी नीतियों और कार्यों को स्पष्ट करना पड़ता है तथा उनके आधार पर एवं औचित्य को सिद्ध करना पड़ता है। यदि संसद मंत्रिमंडल की नीतियों का समर्थन नहीं करती अथवा सरकार किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर विभाजित हो जाती है तो मंत्रिमंडल के पास दो विकल्प हैं। फर्स्ट, प्रधानमंत्री सम्राट को परामर्श देकर संसद को तत्काल भंग करा दे अथवा दूसरा, मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे। सामूहिक उत्तरदायित्व के अनुसार मंत्री इकट्ठे ही तैरते हैं और इकट्ठे ही डूबते हैं। उनका उत्थान और पतन एक साथ होता है। वे सब एक के लिए और एक सब के लिए होता है। किसी एक मंत्री की नीति पर आक्रमण सरकार की नीति पर आक्रमण समझा जाता है और किसी एक मंत्री की पराजय सरकार की पराजय मानी जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई मंत्री आक्रमण का निशाना बनता है अथवा उसकी भूलों से मंत्रिमंडल के पतन की संभावना बढ़ती है तो एक मंत्री स्वयं त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल के जीवन को बचा सकता है। दूसरी विशेषता है सम्राट की अनुपस्थिति। सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों में उपस्थित नहीं होता है। उसकी बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता, उसके विचार विमर्श में हिस्सा नहीं लेता है। इस परंपरा का विकास 1714 में जॉर्ज फर्स्ट के काल में संयोगवश हुआ था, परंतु आज ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल व्यवस्था का मूल आधार है। जब
कभी किसी सम्राट ने, जैसा कि जॉर्ज तृतीय ने, इस परंपरा को तोड़ने का प्रयास किया तो इसका घोर विरोध किया गया। ब्रिटिश सम्राट ब्रिटिश कार्यपालिका का अभिन्न अंग है, परंतु वह मंत्रिमंडल से पृथक है। वैधानिक दृष्टि से शासन की सारी शक्तियां सम्राट के हाथों में निहित है, परंतु व्यवहार में वह उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता, उनका प्रयोग मंत्रिमंडल करता है, जो सामूहिक रूप से कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है। सम्राट केवल प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, परंतु यहाँ भी वह निरपेक्ष भाव से कार्य नहीं करता। उसकी इच्छा कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता तक सीमित है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट प्रधानमंत्री के परामर्श पर करता है। मंत्रिमंडल से सम्राट की अनुपस्थिति ने मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व एवं राजतंत्र के लोकतंत्रीकरण में सहायता की है। नेक्स्ट विशेषता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। ब्रिटिश मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है। मंत्रिमंडल का निर्माता, पोषणकर्ता एवं संहार करता है। मंत्रिमंडल इसके इर्द गिर्द निर्मित होता है। उसके जीवित रहते मंत्रिमंडल जीवित रहता है तथा उसकी मृत्यु से मंत्रिमंडल की मृत्यु हो जाती है। मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री करता है। सम्राट प्रधानमंत्री को यह नहीं कह सकता कि अमुक व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए या अमुक को शामिल नहीं किया जाए। मंत्रिमंडल के सदस्यों में प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होता है। यद्यपि उसे भी दल के प्रमुख सदस्यों, भिन्न भिन्न वर्गों, हितों, धर्मों एवं क्षेत्रों के दावों को स्वीकार करना पड़ता है तथा उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान देना पड़ता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के विभागों का वितरण करता है, उनके पारस्परिक भेदों को दूर करता है, उन्हें प्रोत्साहन, निर्देशन और आवश्यकता हो तो चेतावनी देता है। वह उद्दंड अथवा उपद्रवी मंत्री को पदच्युत कर सकता है अथवा उससे त्यागपत्र की मांग कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है, उनकी अध्यक्षता करता है तथा बैठकों की कार्यसूची तैयार करता है। मंत्रिमंडल के निर्णय प्राय आम सहमति अथवा बहुमत से लिए जाते हैं, परंतु यहाँ भी प्रधानमंत्री की स्थिति प्रभावपूर्ण एवं प्रभुत्वपूर्ण होती है। अपने विचारों को स्वीकार कराने के लिए वह अपने त्यागपत्र की धमकी दे सकता है। नेक्स्ट विशेषता है राजनीतिक सजातीयता। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं। समान दलीय आधार उन्हें एक सूत्र में बांधता है। राजनीतिक विचारों की एकता उनमें समान दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। दलीय सदस्यता उनमें कार्य, प्रयोजन और उद्देश्य की एकता उत्पन्न करती है। इस तरह मंत्रिमंडल के सदस्य सार्वजनिक विषयों पर प्राय समान दृष्टिकोण अपनाते हैं, सार्वजनिक मंच पर समान विचार व्यक्त करते हैं, पूर्व निर्धारित नीतियों को कार्यान्वित करते हैं और संसद में संयुक्त पक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस तरह राजनीतिक सजातीय सरकार के कार्यों के संचालन को सरल बनाती है। नेक्स्ट विशेषता है एकता। मंत्रिमंडल के सदस्य एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। यह विशेषता मंत्रिमंडल के सदस्यों को बाध्य करती है कि वे संसद के समक्ष अपना संयुक्त पक्ष प्रस्तुत करें, कम से कम दिखावे में एकता बनाए रखें और सार्वजनिक रूप से सरकार की नीतियों का समर्थन करें। कोई मंत्री मंत्रिमंडल का सदस्य होकर उसके विरुद्ध नहीं हो सकता। अगर वह ऐसा करता है तो पद त्याग करना पड़ता है। यद्यपि मंत्रिमंडल का कोई सदस्य मंत्रिमंडल की बैठकों में किसी विषय पर अपने भिन्न विचारों को प्रकट कर सकता है, परंतु जब मंत्रिमंडल किसी विषय पर निर्णय ले लेता है तो कोई मंत्री सार्वजनिक रूप से उसका विरोध नहीं कर सकता। उसे अपना समर्थन करना ही होता है। मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर ही कोई मंत्री किसी नीति का विरोध कर सकता है। नेक्स्ट है निजी उत्तरदायित्व। मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व के अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री अपने विभाग की भूलों के लिए उत्तरदायी होता है। यदि किसी मंत्रालय की भूलें गंभीर हो तो उसके मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। उदाहरणतः इटली मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री ह्यूग डेल्टन को 1947 में इसलिए त्यागपत्र देना पड़ा कि बजट के संसद में प्रस्तुत होने से पूर्व उसके कुछ अंश एक पत्र में प्रकाशित हो गए थे। नेक्स्ट विशेषता कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध। मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में निरंतर घनिष्ठ संबंध बना रहता है। वस्तुतः ब्रिटिश मंत्रिमंडल संसद की एक समिति है। उसके सदस्य संसद में बहुमत दल के सदस्य होते हैं। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाए जो संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर पीयर अथवा कॉमन सभा का सदस्य बनना पड़ता है, अन्यथा उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में ये घनिष्ठता ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में गतिरोध उत्पन्न होने नहीं देती। ब्रिटेन में कार्यपालिका व्यवस्थापिका एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। वे न केवल एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करती है बल्कि वे एक दूसरे के पूरक के रूप में भी कार्य करती हैं। मंत्रिमंडल संसद का नेतृत्व करता है तथा उसका मार्गदर्शन करता है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद की बैठकों में उपस्थित होते हैं।
उसके विचार विमर्श में हिस्सा लेते हैं तथा मतदान में भाग लेते हैं। विधेयकों को पारित करना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है, परंतु मंत्रिमंडल ही उसके विधायी कार्यक्रम को निर्धारित करता है और उन्हीं विधेयकों के पारित होने की संभावना होती है जिन्हें मंत्रिमंडल का समर्थन प्राप्त होता है। वस्तुतः मंत्रिमंडल के सदस्य विधेयकों को आरंभ करते हैं, उन्हें सदन में प्रस्तुत करते हैं तथा उन्हें पारित करने का अनुरोध करते हैं। ब्रिटिश कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। उदाहरण के लिए व्यवस्थापिका बजट पर नियंत्रण रखती है और प्रश्नों, पूरक प्रश्नों, निंदा, स्थगन एवं अविश्वास प्रस्ताव द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। दूसरी ओर कार्यपालिका भी व्यवस्थापिका को समय से पूर्व भंग कराने की धमकी देकर उसे अनुशासित एवं नियंत्रित रखने का प्रयास करती है। नेक्स्ट विशेषता है गोपनीयता। मंत्रिमंडल की बैठकें उसकी कार्रवाई के विवरण, विषयों पर किया गया विचार विमर्श एवं उन पर व्यक्त किए गए विचारों को गुप्त रखा जाता है। किसी भी मंत्री को मंत्रिमंडल की गोपनीयता के सिद्धांत की उल्लंघना करने अथवा उसका रहस्य उद्घाटन करने का अधिकार नहीं है। प्रिवी काउंसिलिंग की शपथ जहां मंत्रियों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए वचनबद्ध करती है, वहां 1920 का राजकीय गोपनीय अधिनियम गोपनीयता की उल्लंघना को दंडनीय अपराध बनाता है। इस पर भी मंत्रिमंडल की कार्रवाई के विवरण कभी कभी प्रकाश में आते हैं, विशेषकर जब तब कोई मंत्री किसी नीति पर मतभेद होने के कारण मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे देता है। त्यागपत्र के कारणों का स्पष्टीकरण संसद में अथवा अपने वक्तव्यों में देता है अथवा जब कोई मंत्री अपने संस्मरणों को प्रकाशित करता है। नेक्स्ट विशेषता है मंत्रिमंडलीय सचिवालय। इसका विकास लॉर्ड जॉर्ज के शासनकाल में सन 1917 में किया गया था। इसका मुख्य कार्य मंत्रिमंडल को सचिवालय सेवाएं प्रदान करना है तथा मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्रवाई का विधिवत लेखा जोखा रखना है। नेक्स्ट विशेषता समितियां। आधुनिक मंत्रिमंडल समितियों के माध्यम से कार्य करते हैं। ब्रिटेन में 1945 से एटली के शासनकाल से मंत्रिमंडल समितियों को व्यवस्थित ढंग से संगठित किया गया है। इन समितियों का निर्माण मंत्रिमंडल के कार्यभार को कम करने एवं विभागीय नीतियों में समन्वय उत्पन्न करने और विशेष ज्ञान से लाभ उठाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता मंत्रिमंडल को लोक सदन को विघटित कराने का अधिकार। मंत्रिमंडल को हाउस ऑफ कॉमन्स या लोक सदन को विघटित कराने की शक्ति प्राप्त है। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर सम्राट समय से पूर्व ही लोक सदन को भंग कर देता है। अब तक सम्राट ने सभी प्रधानमंत्रियों की सिफारिश पर ऐसा किया है। विशेषताओं के बाद हम करते हैं नेक्स्ट मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद में अंतर। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में प्रमुख अंतर हैं, जिनमें फर्स्ट है मंत्रिपरिषद एक विशाल संस्था है जबकि मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है। जहां मंत्रिपरिषद की सदस्यों की संख्या 50-60 के लगभग होती है, वह मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 18-20 के लगभग होती है। मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव शामिल होते हैं, परंतु मंत्रिमंडल में केवल मंत्री स्तर के मंत्री ही शामिल किए जाते हैं। दूसरा अंतर है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की स्थिति एवं महत्व में। जहां मंत्रिमंडल प्रशासन की धुरी है, वहां मंत्रिपरिषद उसकी सहायक है। मंत्रिमंडल राष्ट्रीय नीतियों को निर्धारित करता है, उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त करता है, विभागीय विवादों का निपटारा करता है तथा उनमें समन्वय उत्पन्न करता है। नेक्स्ट अंतर है मंत्रिमंडल के सदस्यों की संयुक्त बैठकें होती है, उसके सदस्य सामूहिक रूप से विचार विमर्श करते हैं, उनके निर्णय सामूहिक होते हैं। दूसरी ओर मंत्रिपरिषद के सदस्यों को की संयुक्त बैठकें नहीं होती, वे सामूहिक विचार विमर्श नहीं करते, अपने विभागों से संबंधित होते हैं और उन्हीं के बारे में सोचते और निर्णय लेते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। नेक्स्ट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों एवं उप मंत्रियों की वेतन भत्तों में भी भिन्नता पाई जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।